जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक आलोचक बंधु कुशावर्ती जी के साथ लखनऊ से। जी। पिछले दिनों जो बहस चली, सवाल उठाए गए तमाम जो है वो संगठनों, लेखक संगठनों को लेकर, खास करके यहाँ जसम विषय हाँ, के लखनऊ केंद्र को में रहा। लेकर के जी जी। और उसमें तमाम तरह के सवाल उठे, तमाम तरह की बात उठी, और उसमें यह भी उठा कि दरअसल ये जो लेखक संगठन के उद्देश्य तो खैर अपनी जगह जो हैं वो तो बहुत तय नहीं होता है। पार्टी के आप कहीं न कहीं गिरफ्त में रहते हैं और कहीं न कहीं हाँ उसी के ढंग से आप काम करते हैं कि आपके आका खुश हों, उसी तरह की विचारधारा। इसको जी लेकर जी। रामविलास शर्मा के साथ हुआ क्या, प्रलेस के साथ क्या हुआ, पार्टी के साथ क्या हुआ, सब उस हाँ संबंध को जानते हैं। इसमें एक जो कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया सुनने के बाद, और फोन फान भी जी। किए कि इसमें नैतिकता का जो लोप कहीं न कहीं दिख रहा है। हाँ हाँ। कि ये आपकी नैतिकता, मेरी नैतिकता, या अपने-अपने अपनी-अपनी नैतिकता, अपने-अपने जिस तरह के जो होते हैं स्वार्थ, इस तरह की बात आ रही है। चूँकि हाँ आपने लंबा ये अनुभव भी आपके पास है इन संगठनों को लेकर के, आपने देखा जी भी, आप जी जी। जसम में रहे भी। तो इन हाँ। नैतिकता का लोप की शुरुआत अगर इन संगठनों में मानते हैं तो क्या बुनियाद से है, ना बाद के दिनों में जाकर के कहीं आप देख रहे हैं? जी। नहीं, देखिए, मैं ये देखता हूँ कि एक तो पहले तो लंबे समय तक 1982 तक तो एक ही संगठन रहा है, जबकि पार्टी तब तक दो हो चुकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और दूसरे की महसूस जरूरत हुई, इसलिए लोगों ने जनवादी लेखक संघ बनाया। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने जनवादी लेखक संघ बनाया, उनको भी प्रगतिशील लेखक संघ में जो लोग थे उनको लेकर के असंतोष या नैतिकता, अनैतिकता या इस तरह के बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, वरना दूसरा लेखक संगठन नहीं बनता। और मेरा मानना है कि राजनीति से आदमी जब जुड़ता है तो वो राजनीति में बने रहने के लिए भरसक कोशिश करता है कि उसके सामने नैतिकता अनैतिकता का सवाल जो है, जिस तरह समाज में आता है उस तरह से ना आए, और आए भी तो उसकी बहुत ज्यादा परवाह उसको नहीं करनी चाहिए। तो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टियां रही, मतलब मेरा ऐसा मेरी समझ है कि राजनीति में लोग नैतिकता को वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन लेखक तो सामाजिक प्राणी है, किसी पार्टी से संबंध है उसका तो अलग बात है। वो उसकी अपनी निष्ठा है, विचारधारा से जुड़ जाना है, लेकिन वो समाज का पहले है। तो उसको तो नैतिकता का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति के लोगों से जुड़ करके, संगत में रह करके या पार्टी में रह करके लेखक भी जो है वो अनैतिक होने में उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं महसूस होती है। ये मैं मतलब मैंने जो देखा समझा, ये मुझे लगता है। और लोग कितना देखते समझते हैं, जैसे अभी उनकी अंजुम के साथ वीरेंद्र यादव की बात अभी 2-3 दिन पहले आई है। तो वो तो प्रगतिशील लेखक संघ में लंबे समय तक रहे हैं, उनके साथ भी बहुत, वो पार्टी के साथ भी उनका संघर्ष हुआ, लेकिन पार्टी से अलग नहीं हुए। हालांकि पार्टी ने उनको लगभग अलग करने की कोशिश कर दी थी। अब वो प्रसंग ये है जो, मतलब हम पहले उतना स्पष्ट नहीं जानते थे। अभी उन्होंने जो बताया अपने रिकॉर्डिंग में अंजुम के साथ में, कि उन्होंने एक लेख ऐसा लिखा था जिसमें पार्टी को लेकर के वो शायद जितनी स्पष्ट हुए थे और तीखे हुए थे, वो पार्टी ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। तो उसका जवाब तलब हो गया। तो उन्होंने जवाब तलब तो कर दिया, लेकिन तब उनको लगा कि भाई, हम पार्टी में हो करके और लेखक के तौर पर हम स्वतंत्र रूप से लिख नहीं सकते हैं, तो हमारा फिर तो लेखक होने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सदस्यता उसके बाद नवीनीकरण नहीं कराया। और उनका कहना है कि हम आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय उसमें भी किसी कोई हैसियत है मेरी, लेकिन मैं कागज पर उनका सदस्य अब नहीं हूं। तो ये देखिए, वही उनके साथ आया ना कि वो लेखक के तौर पर वो महसूस करते हैं कि पार्टी जो है
वो मतलब बिल्कुल बंधुआ मजदूर समझती है लेखक को। पर एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक लेखक होने के नाते, तो मुझे लगता है कि वो जितना समाज में नैतिक होना चाहिए उसको, तो उतना तो एक लेखक के नाते कहीं अधिक नैतिक होना चाहिए लेखक को। और इसलिए पार्टी में रहने की प्राथमिकता वीरेंद्र यादव के लिए नहीं रही, क्योंकि अभी हाल में उदाहरण आया तो ये मैंने आपसे प्रसंग की चर्चा की। और मेरा यही मानना है कि राजनीति में नैतिकता कोई बहुत महत्व नहीं रखती है। नहीं, ईमानदार होते हैं राजनीति लोग। में तो नैतिकता की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लेखन और लेखक के लिए, चूंकि आप किसी दूसरे तीसरे को कहीं ना कहीं आप अपनी बात से, अपने लेखन से हाँ, लेखन कहीं में आप करते हैं तो प्रभावित वो। करना, आपकी जो आंतरिक लेखन का जो उद्देश्य है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करना उसका मूल उद्देश्य है। हाँ तो हाँ हाँ। उसमें जो आपकी नैतिकता का जो लोप है, आप राजनेताओं की तुलना करेंगे तो क्या राजनेताओं की जो गिरावट है, क्या आप भी अपने लेखक संगठनों में उतने ही गिरेंगे? क्या यह सच्चाई है? नहीं नहीं, अभी देखिए कल मैं लौटा हूँ रात में, तो मेरी एक मित्र से बात हुई इसी जसम के मुद्दे पर। वो भी कभी जसम के सदस्य रहे हैं विद्यालय में पढ़ते हुए, जो उनका विद्यालय वाला संगठन है इनका, जसम वालों का। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जसम में एक ये फिनोमिना है कि जैसे विद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर पर जो लोग आते हैं, इनको लड़के मिलते हैं, उसमें देखते हैं किसमें ज्यादा स्टेपना है, कौन ज्यादा सक्रिय रह सकता है, उसका अनुभव कितना है, वो नहीं देखते हैं। वो अगर दौड़ धूप कर सकता है और हावी हो सकता है और संगठन चलाने में थोड़ा ज्यादा लगता है कि वो सक्षम रहेगा, तो ऐसे आदमी को कोई पद दे देते हैं। ऐसा ही पद फरजाना मेहंदी को यहाँ मिला, और नतीजा ये है कि उनको कौशल किशोर जी ने इतनी छूट दे रखी है कि वो बहुत सारे महिला सदस्यों तक से वो जो बात करते हैं, तो मतलब हम तो मानते हैं भाई मुस्लिम समाज में कम से कम महिलाओं की आप अंदर भीतर जो भी बातचीत आपके होती हो न रखिए, लेकिन सामान्य रूप से बाहर तो आपको उनसे एक सलीके से बातचीत करनी चाहिए। और इनसे संगठन की कई महिलाएं बहुत आहत हैं, जिस तरह की फरजाना ने बातचीत की है। तो वो इसलिए कह रहा हूं कि इनको आखिर कौशल किशोर क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, या असगर मेहदी का जितना प्रसंग आ गया है, तो उसकी वजह से ये कल मुझे जो बताया गया नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि मैंने उनसे इस बारे में बातचीत करते हुए मैंने नहीं कहा कि भाई मैं आपकी बातचीत कहीं कोट कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो अनुभव है वो सीपीआई एमएल में ये है कि ये जनसम में भी और इनके सीपीआई एमएल में भी होता यह है कि अगर कुछ गाड़ी चल रही चलने दो, और बहुत ज्यादा उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो नहीं, वो तो आप इसमें कह रहे हैं इसमें एक राजनीति के यह लोग। भी है, इसमें हाँ, यह भी है कि आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि रामविलास शर्मा और प्रलेस का जो टकराव हुआ, जी उस टकराव में काफी हद तक रामविलास शर्मा शुरुआती टकराव में जी। वो पार्टी के साथ तो रहते हैं, हाँ लेकिन जब उनको लगने लगता है कि यहाँ रहने का मतलब कि अब पूरी तरह से बंधुआ हो जाना, बंधुआ जी मजदूर जी हो जी जाना, जी 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 वो जी। कहीं ना कहीं बगावत करते हैं वो। नहीं तो देखिए, लेखक लेखक अगर ईमानदार है, नैतिकता है उसमें, तो ईमानदारी और नैतिकता को तो प्राथमिकता देगा ही देगा वो। और रामविलास शर्मा न होते तो शायद हम आज निराला को इस तरह नहीं जानते। ये अलग बात है कि उन्नाव के निराला भी थे, उन्नाव के रामविलास शर्मा भी थे, और लखनऊ में दोनों बहुत साथ रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे, जितना मेरी जानकारी है। लेकिन मुझे लगता है कि रामविलास शर्मा पार्टी में थे, लेकिन लेखक होना उनको ज्यादा अपना महत्वपूर्ण लगता था, या बतौर लेखक या आलोचक जो भी काम कर रहे थे, तो इसलिए अंततः पार्टी को तरजीह नहीं दी उन्होंने, चाहे निकाल दिया गया हो, चाहे वो फिर उसकी तरफ से निष्क्रिय हो गए हों। तो मुझे लगता है कि लेखक राजनीति या राजनीतिक पार्टी के मुकाबले सामाजिक प्राणी ज्यादा है, और समाज में तो नैतिकता का हमेशा से एक बहुत माना हुआ
मानी हुई नैतिकता रही। अगर आप अनैतिक हैं, विचलन है उसमें, तो आपके प्रति फिर लोगों की धारणा बदलने लगेगी, आपके प्रति लोगों का सम्मान खत्म होने लगेगा। तो और आपके उनके यशपाल जी के साथ भी यही हुआ कि पार्टी ने उनके साथ भी यही दिक्कत पैदा की, तो उन्होंने पार्टी की परवाह नहीं की, लेखक थे। तो लेखक को तो हमेशा मतलब नैतिकता, क्योंकि जब आप लेखन में कोई नैतिक अनैतिक पर सवाल उठाएंगे और वहां आपको जब नैतिकता को के पक्ष में खड़ा होना होगा और आप जीवन में अनैतिक होंगे, तो वो फिर आपका लेखन वहां नैतिक के पक्ष में खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आपके दोहरेपन को दर्शाता है वो। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि लेखक को नैतिक, ईमानदार और सच्चाई के साथ खड़े होने वाला हमेशा होना ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो क्या इसके पीछे आपको लग रहा है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? मतलब ये है कि आप सामाजिक रूप से जिम्मेदार आदमी नहीं है, लेखक के तौर पर जिम्मेदार नहीं है, और आप अनैतिक हो करके या और दूसरे विचलनों से जो कुछ मिल सकता है बतौर लेखक उसके पाने के आप लोभी हैं। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट मानता हूं, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कितने कम्युनिस्ट जो हैं भाजपा में चले गए आज पिछले 10-15 सालों के बीच में, बड़े बड़े नाम थे। तो अब बहुत नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि उसका कोई मतलब नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो अगर आप कम्युनिस्ट रहे हैं तो कितने सारे लोग देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहे, लेकिन कम्युनिज्म को उन्होंने जिंदगी में जिया, उसकी ईमानदारी जो है कम से कम जीवन में अपने बरती। तो राजनीति अगर गंदी है तो उस गंदगी से हम अपने को बचाएं, या हम किसी लोभ में, किसी आकर्षण में, किसी लाभ के लिए नैतिकता के प्रश्न को गौड़ करके अनैतिक होने के लिए उस तरफ बढ़ जाएं या अनैतिक हो जाए। आप प्रेमचंद को लेकर काफी कुछ गहनतम जो आपके पास जानकारी है जुटाते हैं और जानना भी चाहते हैं प्रेमचंद को लेकर। 1936 में हम शुरुआती दिनों से ही अगर इसकी बात करें लेखक संगठनों की, तो आप माने प्रलेस की पहली सभा को लेकर 1936 में याद कीजिए, आपके ही शहर में यह सभा हुई और प्रेमचंद को उसमें जोड़ा गया। उसके बाद उस संगठन में कहीं ना कहीं जो गिरावट आई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो वहां से अगर चीजों को हम समझ पाएंगे तो नैतिकता का लोप को हम कुछ हद तक सही समझ पाएंगे। जी देखिए, प्रेमचंद ने जो उनका साहित्य का उद्देश्य, वही उनका भाषण माना जाता है 1936 के उस संगठन का जो उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने कहा है कि लेखक तो अपने आप में प्रगतिशील होता है मूल रूप से, तो उसको हम प्रगतिशील कहें या न कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब तो वहां जो प्रगतिशील संगठन खड़ा कर रहे थे उसी को उन्होंने कोई बहुत अहमियत नहीं दी, क्योंकि लेखक अगर प्रगतिशील नहीं है, ईमानदार नहीं है, नैतिक नहीं है, तो उसके नैतिक कहलाने का या होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो प्रेमचंद, और देखिए प्रेमचंद तो मतलब अप्रैल में उन्होंने उसका वो किया, उसके 2-4 महीने पहले से इनके लोगों से, 4-6 महीने पहले से संगठन के लोगों से बातचीत होती रही, जो लोग उनको, और सारी मीटिंगें इसकी ज्यादातर इलाहाबाद में हुई प्रगतिशील लेखक संघ की। तो उसमें तो जब ये लोग नहीं माने, प्रेमचंद को मनाने में उनको दिक्कत महसूस होने लगी, तो प्रेमचंद ने कहा भाई देखो, तुम लोग नौजवान आदमी हो, तुम लोग जिस तरह दौड़ सकते हो मैं तो नहीं दौड़ सकता, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, गिरूंगा, मेरे घुटने पुटने फूट जाएंगे। तो वो एक सामान्य बात नहीं है कह देने की, बल्कि उन्होंने नेहरू का और कई लोगों का नाम सुझाया था कि भाई और लोगों से मिलो, ये ज्यादा बेहतर आदमी है। लेकिन उन्हें लगा कि प्रेमचंद से बेहतर आदमी नहीं है। दुर्भाग्य कि फिर अप्रैल में ये संगठन शुरू हुआ लखनऊ में उद्घाटन के साथ में, और अक्टूबर में प्रेमचंद चले गए। तो कम से कम प्रेमचंद के नाम पर लोगों को, संगठन को खड़ा करने में, आगे बढ़ाने में ज्यादा मुस्तैदी बरतनी चाहिए थी, ज्यादा ईमानदारी बरतनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि 4-6 साल के बाद से
बहुत सक्रियता नहीं रही प्रगतिशील लेखक संघ की। और मुझे जहां तक पता है शायद कुछ समय तक कम्युनिस्ट पार्टी क्योंकि बैन रही है, तो इसलिए भी निष्क्रियता बनी रही प्रगतिशील लेखक संघ की। उसके बाद हम देखें अगर तो कुछ लोगों ने बहुत काम किया, अलग अलग जगह अपनी जिलों में शाखाएं चला करके, लेकिन एक खुद अमृत राय बस गए इलाहाबाद में, और वहां के प्रगतिशील लेखक संघ में वो कितने सक्रिय थे, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वहां के प्रगतिशील लेखक संघ के लोग ही बता पाएंगे उनके बारे में, जबकि प्रेमचंद जी के पुत्र थे वो, और कम्युनिस्ट पार्टी के बाकायदे सदस्य थे वो। तो इसलिए हमें, और अभी वीरेंद्र यादव ने भी कहा था कि भाई पहले भी उन्होंने इस मुद्दे पे बात की है कि हम प्रगतिशील लेखक संघ के लोग सचमुच जितना सक्रिय रहना चाहिए, काम करना चाहिए, हम नहीं करते हैं, इसका मुझे भी असंतोष है। और मैंने शिकायत भी की है, जिसको लोगों ने बहुत सुना तो, लेकिन उसको बहुत अच्छा नहीं माना। तो अच्छा तो इसीलिए नहीं माना कि उतने सक्रिय और संगठित होकर के शायद लोगों में जज्बा नहीं रह गया है संगठन को चलाने का, लेकिन नाम को लेके ढोना चाहते हैं। जैसे मतलब बंदर का बच्चा मर जाता है तो उसको बंदरिया जो है जब तक उसका बस चलता है वो सीने से लगाए घूमती रहती है। तो लेखक संगठन कोई बंदर का मरा हुआ बच्चा तो नहीं है, उसके साथ बहुत सारी ऐसी आकांक्षाएं लोगों की जुड़ी होती हैं कि वो केवल कहने को संगठन नहीं है, वो समाज में, लेखकों में और लेखन के जरिए बहुत सारा काम उसके जरिए होता है, इसलिए किसी लेखक संगठन का महत्व है। पर इस बात को हमें लगता है कि सारे लेखक संगठनों में लोग अब अहमियत नहीं दे रहे हैं, और अनैतिकता और नैतिकता का सवाल भी शायद इसीलिए लेखक संगठनों में या लेखकों में या लेखक संगठन में रहने वाले लेखकों में बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जा रहा है। क्या पहले की तुलना में जो बहुत क्षरण आया है, देखिए मैंने पहले भी कहा है, बहुत क्षरण आया है। और मुझे लगता है कि अब आदमी को बहुत सारे प्रलोभन ज्यादा प्रभावित करते हैं, सुविधाएं ज्यादा प्रभावित करती हैं, अच्छी जिंदगी ज्यादा प्रभावित करती है। लेखक हो या ना हो अलग चीज है, हर किसी को। तो लेखक को देखिए, आप प्रभावित कैसे कर पाएंगे आप लोगों को, जो अपने लेखन से या अपनी कविता से या जो आपकी सोच है या जो आप, तो देखिए एक आप बात जान लीजिए कि आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले साहित्य को आम पाठक जितनी गंभीरता से पढ़ता था, साहित्य प्रेमी पाठक जितना गंभीरता से पढ़ता था, आज की तारीख में वो प्रतिशत बहुत कम घट गया है। इसलिए कि लेखकों के प्रति और लेखन के प्रति जो पहले महसूस करता था वो नहीं आज की तारीख में महसूस करता। तो जाहिर है कि उसको भी लगता है कि भाई वहां स्खलन हुआ है, चीजें कमजोर हुई हैं, और उसको लेकर के हमको बहुत गंभीर नहीं होना चाहिए, बहुत पढ़ने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जो हमको पढ़ने में कुछ और बेहतर लगेगा हम वो पढ़ लेंगे। तो ये तो लेखकों के सोचने का बड़ा सवाल है कि आपके पाठक घटते जा रहे हैं। और अब तो आपके कोरोना के बाद से तो मतलब पत्रिकाएं घटती गई हैं, पत्रिकाओं के स्वर तो इस नई सत्ता में 11 साल में अखबारों के कितने बदल गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो पूछिए नहीं। तो ये तो जिन लेखकों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए, क्या उनके पास कोई अपनी सोच है, कोई अपना विचार है? आपको ऐसा लगता है कि वो विचार और सोच बची हुई है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अब कोई लेखक इसको लेकर के बहुत गंभीर है। वो लेखक के तौर पर जाना जाए, छपे, उसके लाभ उसको मिले, इसके प्रति तो उसका आकर्षण है। और वो ये भी मानता है कि भाई हमको लोग बहुत नहीं नाम लेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन हम छपेंगे, मेरा नाम छपेगा तो मैं लेखक के तौर पर दिखाई तो पड़ता रहूंगा। तो इस तरीके से मतलब किसी तरह लेखक बना रहे, उस लेखन में कोई प्रभाव रहे चाहे नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई उसके लिए महत्व नहीं रख रहा है। और इसीलिए तो देखिए कि कितने प्रकाशक जो हैं पैसा लेके छाप रहे हैं, और जो साहित्य कोई महत्व नहीं रखेगा, अभी छप जाए बात दूसरी है, ऐसा साहित्य प्रकाशक कितना छाप रहे हैं। और
कुछ लोग जो अच्छा लिख रहे हैं वो अनैतिक हैं, नैतिक हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों का लेखन आज की तारीख में प्रकाशकों के यहाँ नहीं छप रहा है। ज्यादातर मुझे लगता है कि अब जो फेसबुक के जरिए लेखक बन गए हैं, जिनको किताब अपनी छपी हुई दिखनी चाहिए, तो पैसा दे सकते हैं तो छप रहे हैं। अब इस सब के लिए तो मुझे लगता है कि लेखक संगठनों को सक्रिय होना चाहिए था कि जैसे केरल में या और दक्षिण में कई जगह सहकारी प्रकाशन है और उनके सहकारी प्रकाशनों को लोग खरीदते थे, पढ़ते थे, सहकारी प्रकाशन अच्छे चलते थे। एक यह भी सवाल है कि इस लोप पर, इस मैंने नैतिकता की गिरावट पर जो चर्चा इन संगठनों में, लेखक संगठनों में होनी चाहिए, उससे कतराते हैं, बचते हैं। यह उनके लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन पब्लिसिटी स्टंट के जितने पॉलिटिकल मुद्दे हैं सब पर ये चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस पे चर्चा कर, देखिए उस पे ये चर्चा करें अगर, तो आप समझ लीजिए कि चाहे लेखक तबका हो इनके साथ बैठा हो, चाहे साहित्य प्रेमी तबका बैठा हो, जब ये उस पे बात करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं की थू थू होगी, खुलेआम होगी, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते या उससे मुठभेड़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा लेखक आज की तारीख में, जिसको लेखक, देखिए मैं अपने को लेखक नहीं मानता हूं, लेकिन लेखन क्या होता है ये कम से कम मुझे जो विरासत मेरी है उसका एहसास मुझको है कि लेखक क्या होता है, और जिसमें नैतिकता हो, ईमानदारी हो, संघर्ष का मादा हो, लड़ने का मादा हो सच्चाई के प्रति, तब तो आप सचमुच ईमानदार लेखक हो सकते हैं। तो वो तो आप देखिए कि बड़े स्तर पर ये चीजें बिल्कुल खत्म होती गई हैं लेखकों में से। तो इसलिए मैं अपने को, अगर मुझे कोई कहता है कि आप लेखक हैं, आप लेखक के तौर पे जाने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरे लिए बहुत सही था, इसलिए कि मैंने शायद उस तरह की लेखक की जिंदगी या लेखन की भूमिका नहीं निभाई है। ठीक है, मैंने लिखा है, कुछ मेरा अखबारों में छप गया, पत्रिकाओं में छप गया, ले दे के एक किताब छप गई, लेकिन उससे मैं लेखक हो गया या मुझे लेखक कहा जाए, मैं तो ईमानदारी से बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन अब लोग कहते हैं, मानते हैं, तो इस तरह और लोग भी मानते समझते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ नैतिकता नहीं है, दूसरी तरफ ईमानदारी भी नहीं है लेखनी में, तो ये तो कैसे, ये तो नैतिकता ना हो, ईमानदारी ना हो, संघर्ष का जज्बा ना हो, तो आदमी आदमी नहीं है भाई। देख तो अंग्रेजी में है ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो जब आपने जानवर कह ही दिया उसको, लेकिन जानवर में भी कुछ नैतिकताएं, अगर आप उसको देखना शुरू करिए तो आप मतलब जानवर से भी, इसका मतलब जो आपके पास एक सोच समझ की चीज है, मस्तिष्क है, विवेक है, तो जब उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हैं, स्खलित होते जा रहे हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि संस्कृत में है ना कि बगैर पूंछ का जानवर जो है, बगैर सीख बूझ का जानवर, उसके आदमी होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीजें इतने पहले लोग ऐसे ही थोड़ी कह गए थे, या अंग्रेजी में मैन इज सोशल एनिमल ऐसे थोड़ी कहा गया होगा। जाहिर है तब नैतिकता की, ईमानदारी की और संघर्ष के जज्बे की और इस तरह की चीजों की जो एक आदमी में होना चाहिए, तब उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा है, वरना इस तरह की बात नहीं कही जाती। वो आप जो कह रहे हैं बिना पूछ वाला, वो भर्तृहरि ने भी अपने यहाँ मैंने वो कोट किया। देखिए इस तरह के और भी हमारे यहाँ श्लोक और दूसरी चीजें मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य में लोगों ने अपनी कविताओं में भी लिखा है, वो कुछ इस तरह से है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषानहीन। जी ये तो बताइए, ये तो भर्तृहरि ने कितने पहले कह दिया है। तो तब समाज में अनैतिकता नहीं थी ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाई आप देखिए कि हम लोग तो गांव में भी रहे हैं, शहर में भी रहे हैं, कस्बे में भी रहे हैं, हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, एक जो सामाजिकता थी कि एक बुजुर्ग है, उसके सामने अगर एक बड़े ने, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, डांट दिया तो समझ लीजिए कि सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, और शिकायत कर दिया तो पता मार भी पड़ती, चपत भी पड़ती थी। तो ये क्या था समाज में आखिर, और ये चीजें धीरे धीरे कम होती गई हैं। हाँ तो आप
अध्यापक मार दे तो पता चला, वो तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी कि अध्यापक जो है बच्चों को मार नहीं सकता है। और पहले कितने बच्चों की पिटाई होती थी, कोई माँ बाप शिकायत नहीं करने आता, तो कहता है भैया मार पीट के पढ़ा सको तो पढ़ाओ, हम शिकायत करने नहीं आएंगे। तो जाहिर है कि वो पढ़ाने वालों पर भरोसा करते थे और ये जानते थे कि बच्चों को मारना पीटना जो है कोई उनके साथ ज्यादती करना नहीं है। एक आखिरी सवाल हाँ। कि क्या ये अपनी अपनी दुकानदारी हो गई है, अपनी अपनी दुकानदारी हो गई है ये लेखक संगठन भी कहीं ना कहीं, तो उसमें अपनी अपनी ईमानदारी भी हो गई है, अपनी अपनी नैतिकता भी हो गई है। मेरी कमीज आपसे अधिक सफेद, आपकी बहुत गंदी है, क्या ये पूरी की पूरी मानसिकता काम कर रही है इस नहीं पूरे? नहीं, निश्चित रूप से काम कर रही है, इसलिए कि लेखक संगठन जो है वो आपकी एक तरह की पहचान का मुखौटा है आपके लिए। वो है, उसमें है आप, इतने समय से चला आ रहा है, तो वो आप एक लबादा उसका ओढ़ लेते हैं, बाकी उसमें रहने लायक आप नहीं है बतौर लेखक, मुझे ज्यादातर ये लगता है। जी। क्योंकि आप अगर ईमानदारी से, हमने तो देखिए उस दिन भी कहा था, फिर कहता हूं कि प्रेमचंद ने तो कहा था कि भाई अगर मैं तो मजदूर हूं बतौर लेखक, और अगर मैं किसी दिन नहीं लिखता हूं तो मुझे उस दिन रोटी खाने का हक नहीं है। तो ये कितनी बड़ी नैतिकता है किसी व्यक्ति की। और प्रेमचंद तो बतौर लेखक कह रहे हैं ये कि मैं लेखक हूं पर उससे पहले मैं मजदूर हूं। तो ये कितने लेखकों में आज, चाहे प्रगतिशील लेखक संघ के हों, चाहे जसम के हों, चाहे जनवादी लेखक संघ के हों, नहीं है। और दूसरे ये है कि भाई कोई कहीं प्रोफेसर है, कहीं अफसर है, कहीं कुछ है, और वो इसलिए भी लेखक है, वो तो बोलता अब तक आप, जो कि आखिरी सवाल मैं पूछ चुका हूं, आखिरी का आखिरी यह है छोटा सा हाँ टुकड़ा, कि जी। अब तक आप कितने निराश हुए हैं, और आपकी जो निराशा है वो कहाँ तक पहुंच गई है, और कोई आशा की किरण वगैरह भी आप देखते हैं? नहीं देखिए, मैं लेखक संगठनों को इस सब के बचाने में कोई भूमिका होगी, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। व्यक्ति अगर अपने आप में बचाएगा तो चाहे लेखक हो, चाहे समाज का सदस्य हो, नैतिकता ईमानदारी ये सब बचा रहेगा। और लेखक तो लेखन में बचा ही नहीं सकता है, इसलिए कि जब दोहरा चरित्र आपका होगा, आप में विचलन होगा, खोखलापन होगा, तो फिर तो आप क्या लेखन में देंगे और क्या बचाएंगे। लेकिन मैं निराश नहीं हूं कि ये चीजें अगर कम हो रही हैं, जा रही हैं, तो इसका मतलब तो फिर दुनिया को धीरे धीरे बहुत खराब हो जाना है और खत्म हो जाना है। लेकिन दुनिया को अभी बहुत चलना है और बेहतर होना है, कितना बेहतर होगा ये अलग सवाल है। तो पर ये आपकी इस सकारात्मक सोच के साथ ही हम लोग अपनी बातचीत खत्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस सोच में हूं कि हम निराश नहीं हैं और निराश होना भी नहीं चाहिए। न रहो न निराश करो मन को, गुप्त जी ने लिखा है। तो निराश तो हमको नहीं होना चाहिए, उसके हक में हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, ये मेरा मानना है जी। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत नमस्कार। आभार, आपका भी धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार।